वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे अमेरिका के विषय में, समझेंगे अमेरिका ने इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक क्यों किया है और इस एयर स्ट्राइक के क्या क्या मायने हैं, कैसे इस एयर स्ट्राइक से अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ सकता है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे भारत के विषय में और समझेंगे कि भारत ने 50,000 और सैनिकों को चीन की सीमा पर क्यों तैनात करने का निर्णय लिया है, क्यों वहां पर सेनाएं भेजी जा रही। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के टॉपिक पर। कुछ चीजों को समझ लीजिए जिससे टॉपिक को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक शब्द है मिलिशिया। मिलिशिया क्या है? मिलिट्री की तरह सेवा देने वाले लड़ाके होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर देश में जो है कि आर्मी होती है, उसकी मिलिट्री होती है। तो जो आर्मी और मिलिट्री होती है, ये क्या होती है? रिकॉग्नाइज्ड, अर्थात जो है कि ऐसी संस्था होती है जिसके विषय में सबको जानकारी होती है और वह संस्था ऑफिशियली क्या कर रही हो, काम कर रही होती है। लेकिन जो मिलिशिया होते हैं, यह क्या होते हैं? यह मिलिट्री जैसी सेवाएं जरूर देते हैं, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और यह मिलिट्री के भाग नहीं होते। और इसको आसान शब्दों में समझिए कि मान लेते हैं कोई देश है ए और ए देश की अपनी एक मिलिट्री है। उसी मिलिट्री का जो कार्य है वह है देश की रक्षा करना, लेकिन ए देश ने क्या कर रखा है? 200, 400 या 500 लोगों का एक ऐसा ग्रुप बना रखा है जिनका प्रयोग वह बी देश में जो है होने वाली गतिविधियों के लिए करता है। चाहे वो बी देश में अशांति फैलाना चाहता हो, बी देश में कोई जो है कि उथल पुथल करवाना चाहता हो, बी देश में जो है कि कोई ऐसा बॉम्बिंग करवाना चाहता हो या हमला करवाना चाहता हो जिससे ए देश पर नाम ना आए, तो ऐसी गतिविधियों के लिए ए देश ने क्या कर रखा है? जो 200, 400, 500 लोगों का गुट बना रखा है, यह क्या है? मिलिशिया। कुल मिलाकर यह ट्रेंड होंगे, आर्मी की तरह सेवाएं देंगे, यह समय पड़ने पर जो है कि ये देश की तरफ से लड़ेंगे भी, लेकिन यह क्या है? यह पहचान इनकी नहीं होगी, अर्थात इनको सेना का भाग नहीं माना जाएगा, इनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ऐसे गुट को बोला जाता है, ऐसे संगठन को बोला जाता है मिलिशिया। यह क्या करते हैं? पैसे के लिए या अपने लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। अब जैसे कोई भी देश जो मिलिशिया का निर्माण करता है, तो उसमें जो लोग शामिल होंगे, तो वह कौन से लोग होंगे? जो या तो पैसे के लिए जुड़े हों या फिर उनका कोई मोटो हो। मोटो क्या है? अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कई देशों में कुछ विद्रोही गुट बन जाते हैं। ये जो विद्रोही गुट बनते हैं, इनके पास भी हथियार होते हैं, ये भी मिलिट्री की तरह लड़ते हैं, तो ये भी क्या है? मिलिशिया के ही भाग है। कोई क्रांतिकारी संगठन हो सकता है, कोई नक्सलवादी समूह हो सकता है, कोई आतंकवादी संगठन हो सकता है, कोई अलगाववादी समूह हो सकता है। और ये जितने समूह होंगे जिनके पास मिलिट्री की तरह सेवा देने की काबिलियत होगी या फिर मिलिट्री की तरह जो कार्य करते होंगे लेकिन वह मिलिट्री नहीं है, ऐसे संगठन को मिलिशिया कहा जाता है। ये जो मिलिशिया होते हैं प्रॉक्सी वॉर, गोरिल्ला युद्ध, पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में अशांति फैलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक देश दूसरे देश में इस प्रकार की गतिविधियों के लिए इनका निर्माण करता है, जैसा कि ए और बी देश के रूप में हमने एग्जांपल से समझा। यह इसलिए भी बनाए जाते हैं कि कई बार क्या होता है, किसी देश की जो आर्मी है उसको सपोर्ट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। मान लेते हैं जैसे जो है कि इंडिया और चाइना में तनाव चल रहा है, तो कई बार यह देखा गया कि चाइना क्या करता है, वो हम अपनी मेन आर्मी को आगे नहीं करता है, बल्कि अपने मिलिशिया को आगे करके इंडियन जो सोल्जर हैं उनसे टकराव बढ़ाता है। इसमें चाइना को यह फायदा मिल जाता है कि उसका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो सैनिकों की संख्या है, उसमें कोई कमी नहीं आती। जो मरते हैं वो लोग मिलिशिया के समूह के होते हैं। तो चाइना क्या करता है? इंडिया के खिलाफ मिलिशिया समूह का प्रयोग करता आया है। तो यह लोग क्या करते हैं? यह वही कार्य करते हैं जैसा कि वह जो देश है या जो संस्था जिसने इसका निर्माण किया है वह चाहती है। कुल मिलाकर यह वही सब कार्य करने में सक्षम है जो आर्मी करती है, बस इनका कोई पहचान नहीं होता।
गृह युद्ध और अलगाववाद का सामना जो देश कर रहे होते हैं वो उन देशों में यह जो गतिविधियां हैं वह ज़्यादा देखी जाती हैं। कई बार इनका निर्माण राज्यों द्वारा भी पड़ोसी देश में अशांति फैलाने के लिए, अपने हितों के लिए किया जाता है। और अगर देखें तो विश्व में अधिकांश देशों के पास, जी हाँ, अधिकांश देशों के पास जो है कि मिलिशिया समूह आपको देखने को मिलेगा। अभी कुछ समय पहले देखा था आपने, तुर्की ने क्या किया था, आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में अपने जो कि मिलिशिया को भेजा था। चीन जो है कि भारतीय सेना के खिलाफ इसका प्रयोग करता आया है। अब जो है जो आएगा, जो घटनाक्रम है वह जुड़ा हुआ ईरान से। ईरान ने क्या किया था 1980 में, जो है कि वहां के जो प्रमुख हैं अयातुल्ला रुहुल्ला खोमैनी, 1980 में उन्होंने 10,000 लड़ाकों के माध्यम से एक ईरान में मिलिशिया संगठन का निर्माण किया। और इस समय यहाँ की जो मिलिशिया संगठन है उसमें लाखों के लोग में संख्या है। तो हुआ क्या है, वर्तमान में जो ईरान के मिलिशिया हैं यह न सिर्फ ईरान में है, इराक में है, सीरिया में है, यमन में है, फिलिस्तीन में है, लेबनान में है, सऊदी अरब, अन्य देशों में है। तो ईरान क्या करता है, इन मिलिशिया के माध्यम से जो है कि अन्य देशों में अशांति फैलाता है या फिर अपने हितों को साधने का प्रयास करता है। ईरान कई देशों के अलगाववादियों को भी इस मिलिशिया के सहायता से सपोर्ट करता आया। हुआ क्या था, जून माह के प्रारंभ में इराक में एक रॉकेट हमला किया गया था। और जो रॉकेट से हमला किया गया था, कहां किया गया था, वह इराक में जो है कि अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया था। और उसमें कुछ अमेरिकी जो सैनिक है और अमेरिका से जुड़े हुए गठबंधन के जो सैनिक हैं वो घायल हो गए थे। तो देखिए क्या किया यहां पे ईरान ने, अपने मिलिशिया के माध्यम से इराक में जहां पर अमेरिकी सैन्य व्यवस्था वहां पर हमला करवाया। और जो हमलावर थे वह कौन थे, ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप के थे। अब थोड़ा सा ईरान, इराक और सीरिया की लोकेशन आप देख लीजिए। देखिए ईरान और इराक की बाउंड्री आपको लगती हुई दिखाई दे रही है। तो जहां ईरान, इराक और सीरिया का लोग जो एक ट्रिंगल क्षेत्र बन रहा है, यहीं पर यह गुट था। और इसी के माध्यम से ईरान क्या करता है, ये जो है कि सीरिया में जो है, इराक में है, लेबनान में है और जो फिलिस्तीन में जो मिलिशिया है उनको सपोर्ट करता है। इससे जो है कि इजराइल भी चिंतित रहता है, सऊदी अरब भी चिंतित रहता है। तो अभी क्या हुआ है, अमेरिका ने रविवार को इराक और सीरिया में ईरान समर्थित जो मिलिशिया समूह था जिसने अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया था, उन पर हमला किया, अर्थात जवाबी कार्रवाई की। और यह जो एयर स्ट्राइक की गई है, इस एयर स्ट्राइक को कहा जा रहा है इराक में जो हमला, इराक में जो अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया गया था उसका यह जवाब है। अब यह जो हमला किया गया है अमेरिका के द्वारा, उसमें कई जो है कि मिलिशिया ग्रुप के जो लोग हैं वह मारे गए हैं। और इससे यह कहा जा रहा है कि अगर यह जो मिलिशिया हैं इसी तरह से गतिविधियां जारी रहेंगी तो अमेरिका के द्वारा होने वाले जो हमले हैं वह समय समय पर और होते रहेंगे। यह जो जहां पर इन्होंने, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है वह क्षेत्र है जहां से समय समय पर अमेरिकी जवानों और अमेरिका पर जो है कि अमेरिका के जो संगठन है उन पर हमला किया जाता रहा है। मिलिशिया के जो ठिकाने हैं दोनों देशों की, अर्थात इराक और सीरिया के पास वाले क्षेत्र में थे। अब इससे यह कहा जा रहा है कि जो बाइडन की जो पॉलिसी है, जो कि माना जाता था कि वह सॉफ्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे, वो भी जो है कि कुछ चीज़ों पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। और उन्होंने भी ये सोच रखा है कि अब हमें जो है कि किसी भी तरह से इस प्रकार की जो गतिविधियां उनको बर्दाश्त नहीं करना। यही कारण है कि बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये दूसरी बार एयर स्ट्राइक किया गया है। अब ये जो एयर स्ट्राइक किया गया है इससे क्या हो रहा है, ईरान के साथ जो अमेरिका के रिश्ते हैं वो पहले से प्रभावित हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कितने ज्यादा वर्ष हो चुके थे। अब ईरान में जो है कि यहाँ पर नए राष्ट्रपति बने हैं और जो है कि नए राष्ट्रपति के बनने के बाद और अमेरिका में भी नए राष्ट्रपति बने, तो इससे ये उम्मीद जाग रही थी कि हो सकता है कि यहाँ पर बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़े। लेकिन अमेरिका ने एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यहां इस क्षेत्र में ईरान की जो मिलिशिया ग्रुप एक्टिव हैं तब तक कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे वो परमाणु जो है कि उत्पादन से जुड़ा हुआ समझौता हो या फिर जो है कि ईरान पर लगे जो प्रतिबंध हैं उनको हटाने का मुद्दा हो। आई होप आप संक्षेप में समझ पाए होंगे कि अमेरिका ने कार्रवाई क्यों की। अब हम समझते हैं भारत ने आखिर 50,000 अन्य सैनिकों को चाइना के बॉर्डर पर भेजने का निर्णय क्यों लिया है। तो आपको पता है कि भारत चीन सीमा तनाव लगभग 1.5 साल से जारी है। कई बार हिंसक झड़प हो चुकी है, कई भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं, चीन के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। और ये जो सैकड़ों हम सैनिक यूज कर रहे हैं ना, इसमें बहुत से जो है कि मिलिशिया समूह के भी लोग थे। लेकिन तनाव अभी भी वहां पर अर्थात इंडिया चाइना बॉर्डर पर बना हुआ है। और चीन द्वारा जिन सीमा क्षेत्रों पर गतिविधियां जारी हैं वहां पर भारतीय सेना जो है कि अपने आप को मजबूत करना चाहती है। आपको पता है कि चाइना ने जो है कि लगती हुई भारतीय सीमा के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती
तैनात कर रखा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वह युद्ध स्तर पर आधारभूत संरचना अर्थात जो है कि वहां पर सड़कों का निर्माण कर रहा है, वहां पर जो है कि जो गुफाओं का निर्माण कर रहा है, वहां पर बंकर का निर्माण कर रहा है। इसी के कारण भारत ने 50,000 अतिरिक्त सैनिकों को वहां पर तैनात करने का निर्णय लिया है। वहां पर यह भी देखा गया है कि न सिर्फ हथियारों की जो है कि आपूर्ति चाइना के द्वारा ज्यादा की जा रही है, बंकरों का निर्माण ज्यादा किया जा रहा है, युद्ध स्तर की तैयारी की जा रही है, बल्कि अन्य अधिक सैनिकों की तैनाती फिर से वहां पर बढ़नी चालू हो गई है। पहले से ही भारतीय सीमा पर अर्थात भारतीय जो चाइना से लगी हुई सीमा है, यहां पर 2 लाख सैनिक भारतीय सैनिक तैनात थे, और अब जो है कि 50,000 जब अन्य होंगे तो लगभग 2.5 लाख सैनिक क्या कर रहे होंगे, चाइना के हर हरकत का जवाब दे रहे होंगे। भारत दरअसल यह अब सुनिश्चित करना चाहता है कि अब जो 1962 में जो घटना हुई थी, अब ऐसी घटना चाइना दोबारा कभी दोहरा नहीं सकता, और भारत ने निर्णय लिया है कि हर हरकत का जवाब दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि राजनाथ सिंह इस समय जो है कि चाइना बॉर्डर पर जो सीमा क्षेत्र है लद्दाख के दौरे पर है। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब कोई अगर जो है कि सोचता है कि भारत में फिर से वही चीजें दोहराए तो वह मुमकिन नहीं है। भारत एक शांति प्रिय देश है जिसके पास हथियार है, लेकिन हमेशा से उस हथियार का प्रयोग हमेशा वह रचनात्मक कार्यों के लिए करता है, किसी की जमीन हड़पने के लिए, किसी के क्षेत्र को हड़पने के लिए नहीं। लेकिन जो हमारे पास हथियार है, हम उन पर अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम उनका प्रयोग करने से नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर चाइना को एक जो है कि खुलेआम जो है कि भारत की तरफ से स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अब कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जो ये भारत का जो एक साथ दिक्कत ये आ गई है कि जो आपका हमारा जो फोकस होता था, अभी तक क्या होता था कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र वहां पर होता था, लेकिन अब हमें दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान को हमें डील करने का प्रयास करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ हमें चाइना को भी कंट्रोल करने का प्रयास करना पड़ रहा है। और भारत और पाकिस्तान जो है कि ये जो रिश्ते हैं, भारत इसमें प्रयास कर रहा है कि जो पाकिस्तान के साथ तनाव है वह कम रहे, जिससे चाइना पर पूरा फोकस भारत कर सके। इसी के कारण भारत ने पिछले 1 वर्ष में 40% सैनिकों की संख्या अपने क्षेत्र में बढ़ा दी है। साथ ही साथ लड़ाकू जेट और स्क्वाड्रन की संख्या में भी वृद्धि की है। अब चूंकि यहां पर चाइना के द्वारा लड़ाकू जेट रनवे का निर्माण किया जा रहा है, लंबी दूरी के तोपखाने का निर्माण किया जा रहा है, रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती की जा रही है, ऐसे में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहां पर क्या हो सकता है, तनाव जो है कि अधिक बढ़ सकता है। इस समय चूंकि वार्ता जो प्रक्रिया है दोनों देशों के बीच में रुकी हुई है, इसीलिए जानकारों का कहना है कि जो है कि इस समय चूंकि यहां पर जो प्रोटोकॉल है बातचीत का वो रुका हुआ है, तो कभी भी कोई बड़ा जोखिम हो सकता है। अब भारत जब ऐसी कोई दिक्कत आएगी, ऐसी कोई चुनौती आएगी, तो भारत को दोनों खेमों पे एक साथ कार्य करना होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। चाइना जैसे ही कमजोर होगा वह पाकिस्तान को आगे करवा के पश्चिमी जो मोर्चा है उसको खोल देगा, और वहां पर हमें दोनों चीजों को देखना होगा। अब थोड़ा सा जो भारत चीन सीमा विवाद को बहुत संक्षेप में समझ लीजिए। आपको पता है दोनों देशों के बीच में 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है, और ये जो सीमा है इसमें दरअसल बात यह है कि ये जो सीमाएं निर्धारित की गई थी, इसमें से अधिकांश क्षेत्र वह हैं जब ब्रिटिश एज था उसी समय डिसाइड किया गया था। उस समय जब डिसाइड किया गया था तो चाइना जो है कि कुछ क्षेत्रों को लेकर उसके जो दावे थे बहुत कमजोर थे, या कुछ चीजों को उसने इग्नोर किया, या फिर जो है कि वो हल्के मन से कहा ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, पलट गया। और उसमें ये भी चीजें हैं कि जो उस समय जो ब्रिटिश एरा था, उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी वह किसी भी तरह से बस समझौता करके आगे बढ़ना चाहती थी, और इसी के कारण जो हमारी जो बाउंड्री है वो बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन बावजूद इसके भारत जो जैसा कि पहले कहता आया था उसी बाउंड्री अभी भी कायम है। भारत ने 1 इंच भी आगे बढ़कर डिमांड नहीं की। वहीं जो चाइना है, जिन क्षेत्रों पर भारत के दावे को वह स्वीकार करता आया है, अब उससे वह पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि जो भारत में सीमा है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। जो पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ पर 1860 के दशक में जो है कि यहाँ पर एक जॉनसन लाइन हुआ करती थी, और ये जो जॉनसन लाइन थी ये कुनलुन लाइन तक विस्तृत था। और जो अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये अक्साई चीन जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। तो ऐसे में स्वतंत्र भारत में जॉनसन लाइन का इस्तेमाल किया गया, और भारत ने कहा कि ये पूरा जो क्षेत्र अक्साई चीन वाला, चूंकि ये जम्मू कश्मीर रियासत का भाग है इसलिए हमारा होना चाहिए। स्टार्टिंग में चाइना ने इसको स्वीकार किया, लेकिन बाद में वह बदल गया, और जब बदल गया तो उसके बाद जो है कि जो जॉनसन लाइन है वह जॉनसन लाइन को लेकर जो है कि अपने जो निर्णय हैं उसके जो विचार उसने बदलना चालू कर दिया। और इसके कारण जो है कि यहाँ पर जो LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 1962 के वॉर के समय इंडिकेट की गई थी, उसको लेकर तनाव बना रहता है। बार बार वो कहता है कि नहीं, अक्साई चीन वाला क्षेत्र हमारा है, ऐसे वैसे कई चीजों को लेकर। जो मध्य क्षेत्र है इसमें विवाद ज्यादा नहीं है। यहाँ पर जो है कि मानचित्रों का जो
आदान प्रदान है या भारत के द्वारा जो कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तभी जो है कि चाइना विरोध करता है, और जब चाइना हड़पना चाहता है किसी क्षेत्र को तभी यहाँ पर तनाव बढ़ता है। वहीं जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर मैकमोहन रेखा है, और आपको पता है 1913-14 में चीन, भारत और तिब्बत के प्रतिनिधि शिमला में मिले थे और यहाँ पर यह जो है कि मैकमोहन रेखा स्वीकार की गई थी, इसी पर बातचीत की गई थी। लेकिन जो है कि जो चाइना है यह जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इस अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को भी अपना वह दावा करता आया है, और वो कहता है कि सांस्कृतिक रूप से जो अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग वाला क्षेत्र है जहां पर बौद्ध मठ है वह जो है कि उसका क्षेत्र है, इसी के कारण यहां पर तनाव बढ़ता है। अदरवाइज भारत की तरफ से कभी भी किसी क्षेत्र को लेकर क्लेम नहीं किया गया। आई होप संक्षेप में आप इन दोनों टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।